पहले एपिसोड में हमने समझा कि कैसे धोखे से पैलेस्टाइन के अरब लोगों की जमीन को अंग्रेजों ने जूस के नाम पर कर दिया और इजराइल देश बना दिया। अब इस एपिसोड में देखिए कैसे इजराइल ने ही हमास को बनाया और इजराइल को बनाना एक सोचा समझा प्लान था वेस्टर्न कंट्रीज का। तो हुआ ये कि इजिप्ट ने सुइस कैनाल के रास्ते जो सामान इजराइल जाता था या वहां से आता था उस पर रोक लगा दी और कैनाल को नेशनलाइज कर दिया ताकि नहर से होने वाली कमाई को इजिप्ट अपने देश में लगा सके। इससे पहले ये कमाई फ्रेंच और यूके जैसे देश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इजिप्ट ने यह फैसला लिया इजराइल, यूके और फ्रांस ने उस पर हमला कर दिया और इजिप्ट की काफी जमीन हथिया ली। इजराइल ने साइनाई पेनिनसुला के इलाके पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस युद्ध में रशिया ने इजिप्ट को सपोर्ट किया था और अमेरिका ने भी सभी देशों पर प्रेशर डाला था, जिसके बाद युद्ध रुक गया था और तीनों देशों ने कब्जाए हुए इलाके इजिप्ट को वापस लौटा दिए। लेकिन 1967 में फिर स्ट्रेट्स ऑफ टिरान को इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिया, जिससे इजराइल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो गया। 5 जून 1967 को इजराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया। इजिप्ट के साथ सीरिया और जॉर्डन भी आए, लेकिन 6 दिनों में ही इजराइल ने तीनों देशों को अकेले हरा दिया और फिर से साइनाई पेनिनसुला और वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गोलान हाइट्स तक पर कब्जा कर लिया। इसे ही 6 डेज वॉर कहा जाता है। फिर 1973 में अचानक से अरब देश इजराइल पर हमला कर देते हैं। तारीख होती है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर की तारीख क्यों चुनी गई? पहले की जंगों से इजिप्ट और उसके साथ ही अरब देशों ने यह सबक लिया था कि इजराइल को हराने के लिए सब कुछ अचानक करना होगा। उस साल इजराइल का प्रमुख त्योहार योम किपुर 6 अक्टूबर को पड़ा था। यहूदी लोगों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिन माफी मांगने का दिन है। उस दिन वे अपने गुनाह कबूल करते हैं। 6 अक्टूबर 1973 को पूरा देश योम किपुर मना रहा था, इजराइल के सैनिक भी, और तभी हमला हो गया। युद्ध शुरू होने के बाद इराक की सेनाएं भी आ गईं, जबकि सीरिया को जॉर्डन ने मदद भेजी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि इजराइल को संभलने में थोड़ा समय लग गया। इस युद्ध ने तब की 2 महाशक्तियों अमेरिका और रूस के बीच भी तनाव बढ़ा दिया था। अमेरिका अपने पुराने दोस्त इजराइल के साथ खड़ा था, जबकि रूस का समर्थन था अरब के साथ। इजिप्ट की सेना लड़ भी रूस के हथियारों से रही थी। युद्ध की शुरुआत में इजिप्ट को बढ़त मिलने लगी, लेकिन जल्द ही इजराइल की सेना लय में लौट आई। इजिप्ट की सेना घिर गई। सीरिया को गोलान हाइट्स का और भी हिस्सा गंवाना पड़ा। इजिप्ट ने शांति समझौता स्वीकार कर लिया। इसकी वजह से सीरिया के साथ उसके रिश्ते खराब हो गए। हालांकि अपने घर में इजराइल की सेना को भी आलोचना झेलनी पड़ी कि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर यह युद्ध गया इजराइल के पक्ष में, जिसने एक बार फिर अरब देशों को अकेले दम पर हरा दिया था। ये युद्ध 25 अक्टूबर 1973 को खत्म हुआ। गौर करेंगे तो पाएंगे कि अभी हमास ने भी 7 अक्टूबर को ही इजराइल पर हमला बिल्कुल योम किपुर वॉर के अंदाज में किया था। लेकिन जितनी बार अरब देश इजराइल से लड़ते हैं उतनी बार हारते हैं और अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा गंवाते हैं। यही नहीं, इस तरह के हर युद्ध के बाद जो सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है वो है पैलेस्टाइन के लोगों को। उनका घर बर्बाद होता है, उनकी जमीनें छीन जाती हैं, लोगों की मौत होती है। फिर 1978 में इजराइल और इजिप्ट के रिश्तों में नरमी आती है, जो कि ऑब्वियस थी क्योंकि अरब के देश कई बार हार चुके थे और अब चाहते थे कि बातचीत से मामला सुलझाया जाए। 1982 में इजराइल ने इजिप्ट का जो साइनाई का हिस्सा अपने कब्जे में लिया था उसे लौटा दिया, लेकिन पैलेस्टाइन के हिस्से नहीं लौटाए। जैसा कि मैंने कहा कि इन जंगों में सबसे ज्यादा नुकसान पैलेस्टाइन के लोगों का होता है। उनकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। लेकिन एक तरफ तो युद्ध होता रहता है इजराइल और अरब के बीच, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल और पैलेस्टाइन के मसले उलझते ही चले जाते हैं। अक्सर दोनों इश्यूज को मिलाकर हम लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पैलेस्टाइन आज भी कोई देश नहीं बल्कि इलाका है जिसे इजराइल कंट्रोल करता है। इसी वजह से पैलेस्टाइन में इजराइल के जो वॉर क्राइम हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पैलेस्टाइन को एक देश के रूप में अमेरिका सहित कई देशों ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने पैलेस्टाइन के लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश की है। इनमें से एक है PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कई छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर बना है। 1974 में UN PLO को रिकॉग्नाइज करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि UN ने PLO को पैलेस्टाइन के लोगों का पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव मान लिया था, बल्कि UN मानता था कि PLO भले ही हाईजैकिंग, बॉम्बिंग जैसे कामों में शामिल रहा हो, लेकिन इसकी पैलेस्टाइन के लोगों में मजबूत पकड़ है और इसके जरिए शायद इलाके में शांति की बात की जा सके, कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। हमारा देश इंडिया ने भी 1974 में ही PLO को रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन पैलेस्टाइन के कुछ और गुटों का मानना था कि इजराइल के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं है और सेक्युलर होकर नहीं, इस्लामिस्ट होकर ही रास्ता निकाला जाएगा। इजराइल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, वहां पर इस्लामिक स्टेट बनाया जाएगा। और 1987 में होता है पहला इंतिफादा यानी बगावत, और वहां से निकलता है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हमास। अब हमास की कहानी भी बहुत पेचीदा है। कुछ लोगों का मानना है कि हमास को खुद इजराइल ने ही बनाया है। इसके पीछे
जो तर्क दिए जाते हैं कि जब 1967 में 1967 के अरब इजराइल वॉर में जब इजिप्ट हार गया तो गाजा का इलाका इजराइल के कब्जे में आ गया। इजराइल ने वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद गाजा में कट्टरपंथी मुसलमानों को बढ़ावा दिया जाने लगा। गाजा पर इजिप्ट के शासन के दौरान ऐसा नहीं था। तब कमाल अब्दुल नासिर की इजिप्ट सरकार ने अपने यहाँ तो मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन पर प्रतिबंध लगा ही रखा था, गाजा में भी उन पर नजर रखी थी, लेकिन इजराइल ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया। इजराइल के ऐसा करने की एक बड़ी वजह थी, मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर गाजा में भी थे। इनमें बड़ा नाम था मौलवी शेख अहमद यासीन का। फिलिस्तीनियों के एक तबके में मौलवी का असर था। इजराइल ने यासीन का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों में फूट डालने के लिए किया। उसे यासिर अराफात के मुकाबले उभारने की रणनीति बनाई गई, क्योंकि अराफात की फतह पार्टी आज़ाद पैलेस्टाइन के लिए आवाज़ उठा रही थी। अराफात पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ का चेहरा बन गए थे। उस वक्त तक पीएलओ भी इजराइल से लड़ रहा था और इजराइल उसे आतंकवादी संगठन कहता था। लेकिन जैसे कि हमने ऊपर बात की कि पीएलओ का अप्रोच सेक्युलर था, हमास की तरह इस्लामी नहीं था, तो इजराइल ने पीएलओ के अराफात के मुकाबले मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर मौलवी शेख अहमद यासीन को आगे बढ़ाने में जोर लगा दिया। यासीन ने 1978 में अपनी इस्लामिक एसोसिएशन मुजामा अल इस्लामिया का रजिस्ट्रेशन कराया। इजराइल ने भी इसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी। इसके बाद यासीन ने गाजा में मदरसे खोलने शुरू किए, जिनमें मुस्लिम ब्रदरहुड की सोच के मुताबिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाने लगा। यासीन के लोगों ने स्कूलों के अलावा अस्पताल और लाइब्रेरी वगैरह भी खोली। इनमें से कई मामलों में इजराइल सरकार ने पैसा भी दिया। इजराइल ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा की स्थापना में मदद भी की। यासीन का वही संगठन मुजामा अल इस्लामिया आगे चलकर 1987 में हमास बन गया। हमास को मदद देने के बारे में इजराइल के कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी जानकारी दी थी। गाजा में इजराइल के मिलिट्री गवर्नर रहे ब्रिगेडियर जनरल यित्ज़हाक सेगियोव ने बाद में द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि उन्होंने इस्लामिक मूवमेंट की फंडिंग में मदद की थी। उनका कहना था, इजराइल सरकार ने मुझे एक बजट दिया था और मिलिट्री गवर्नमेंट ने वो पैसा मस्जिदों को दिया। हमास की पीठ पर इजराइल का हाथ होने के बारे में एनवर कोहेन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। ट्यूनीशिया में जन्मे यहूदी कोहेन 2 दशक से अधिक समय तक गाजा में धार्मिक मामलों के प्रभारी थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोहेन ने कहा था, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हमास को भी इजराइल ने ही खड़ा किया था। दरअसल यहाँ एक चीज समझने वाली है, और वो ये कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि कोई सेक्युलर ह्यूमनिस्ट आवाज पैलेस्टाइन की रीजन से उठे। वो चाहेगा कि वहां से हिंसा ही हो, ताकि जवाब में वो अपने को विक्टिम दिखाकर हिंसा कर सके, वायलेंस कर सके और लोगों की दुनिया की सहानुभूति हासिल कर सके। ये उसकी नीति है और उसे मालूम है कि उसने ज़मीनें कब्जाई हैं और जब तक हिंसा है तब तक उसका राज है, नहीं तो जो कब्जा उसने किया है उसको खाली करना पड़ेगा। अब वापस आते हैं हमास पर। तो 1987 में हमास बना, लेकिन उससे पहले 1982 में इजरायली सेनाएं पीएलओ के ठिकानों को खोजती और तबाह करती हुई लेबनान की राजधानी बेरूत तक पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वहां पर एक मिलिटेंट ग्रुप बनता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। इसका मकसद है इजराइल का विरोध करना, उसको मिटाना, वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को इलाके से खत्म करना। और हमास और हिजबुल्लाह ही वो 2 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अभी इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर आता है साल 1993। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों समझौते के बहुत करीब आ गए थे। पीएलओ और इजराइल की सरकार ने शांति से मसला सुलझाने की कोशिश की, 2 देश बनाने की बात की, लेकिन समझौता होते होते रह गया। इसे ऑस्लो अकॉर्ड कहा जाता है। इसके फेल होने की वजह ये थी कि पिछले 40 साल के दौरान वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल की सरकार ने कई सारे जूस को बसाया था, उनको घर दिया था, पैसा दिया था, जमीन दी थी और ऑस्लो अकॉर्ड में था कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। अगर बंटवारा हुआ तो उनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल था। प्लान था कि ABC में वेस्ट बैंक को बांटा जाएगा। पार्ट ए जहां पैलेस्टाइन का कंट्रोल होगा, पार्ट बी जहां पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों का कंट्रोल होगा, पार्ट सी जहां पर इजराइल का कंट्रोल होगा, जो कि वेस्ट बैंक का 60% था। मतलब 60% वेस्ट बैंक का एरिया इजरायली कंट्रोल में जाएगा। तो प्लान ही इतना कॉम्प्लिकेटेड था, प्रैक्टिकल नहीं था। दोनों देशों के बॉर्डर डिफाइन नहीं थे। जेरूसलम किसकी राजधानी होगी इस बात का भी जिक्र नहीं था और प्लान को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे इजराइल का ही कंट्रोल रहने वाला है इलाके पर। मगर सोचिए कि इजराइल के कुछ लोगों ने इसे भी मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज ही मत करो, नहीं तो कल को वे हम पर हमला करेंगे और ये इजराइल के हित में नहीं होगा। 1995 में एक जू लॉ स्टूडेंट ने ये एग्रीमेंट साइन करने वाले प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी। उधर पैलेस्टाइन में भी हमास और पीएलओ में टेंशन बढ़ रही थी, लगातार एक दूसरे को वे टारगेट कर रहे थे और साल 2005 से हमास और पीएलओ में सबसे बड़ी शामिल रही पार्टी फतह के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। दोनों ही पार्टियां खुद को पैलेस्टाइन के लोगों की असली आवाज बताने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी पॉलिटिकल घटना होती है और 2006 में हमास जीत जाता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज उसको मान्यता नहीं देते और तरह तरह के प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं कि अगर
हमास ने सरकार बनाई तो पैलेस्टाइन के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। बाहरी दबाव और अंदर के दबाव के चलते आखिरकार हमास और फतह के बीच सिविल वॉर शुरू हो जाता है। भयंकर खून खराबे के बाद सैकड़ों फिलिस्तीनियों की जान जाती है, भयंकर खून खराबा होता है और वेस्ट बैंक में फतह कंट्रोल करता है और गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल हमास के पास चला जाता है। अब जो गाजा वाला हिस्सा है वो इजराइल पूरी तरह कंट्रोल करता है। खाना, पानी, बिजली के लिए पूरा इलाका इजराइल पर डिपेंडेंट है और इजराइल वहां पर अपनी मनमानी चलाता है। हमने अभी सुना ही कि वहां पर बिजली पानी बंद कर दिया गया है। इससे जो बच्चे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होंगे उनके कितने बुरे हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी की हालत एक ओपन एयर प्रिजन की तरह कर दी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल मनचाहे तरीके से वहां के बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों पर जुल्म करता है, बॉम्बिंग करता है, गोली मार देता है। वहां रहने वाले लोग न तो गाजा पट्टी को छोड़कर जा सकते हैं, न ही कोई बाहरी बिना इजराइल के परमिशन के वहां जा सकता है। ये कई सालों से चला आ रहा है और एक प्लान के तहत इजराइल लोगों को भूखमरी की कगार पर ला चुका है। लेकिन इजराइल लगातार दादागिरी से ये सब कर रहा है। बस 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि इजराइल गाजा के लोगों पर जो जुल्म दशकों से करता आ रहा है उसी का परिणाम है। लेकिन इस पर कई लोगों की राय बहुत बंटी हुई दिखती है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इजराइल को उसी की भाषा में जवाब है। इसके लिए तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन एक बार के लिए हम इन शब्दों से बाहर आते हैं। ये जो शब्द हैं कि टेररिज्म है या फिर फ्रीडम फाइटर हैं वगैरह वगैरह, इनको छोड़िए और सीधा सीधा सोचिए, क्या इजराइल बच्चों, औरतों, बुजुर्गों पर हमला करता है? जवाब है हाँ। हमास ने औरतों, बच्चों और बुजुर्गों पर हमला किया? जवाब है हाँ। क्या आप इजराइल की हरकतों को गलत मानते हैं? जवाब है हाँ। क्या आप हमास की हरकतों को गलत मानते हैं? जवाब है हाँ। क्या ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इशू हमास और इजराइल का है, पैलेस्टाइन और इजराइल का नहीं। लेकिन करे कोई भरे कोई, वही अभी गाजा स्ट्रिप में हो रहा है। जब हमास के हमले की वीडियोस देख रहा था और सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कुछ लोग इसका जश्न मना रहे हैं, तो मैं डर रहा था गाजा पट्टी के उन बच्चों के लिए, उन माओं के लिए जिन पर कहर बरपने वाला था। और वही हुआ। इतनी भयानक खबरें आ रही हैं कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमने अपनी अपनी सहानुभूति भी तय कर ली है। कोई इजरायली बच्चों की मौत पर जश्न मना रहा है तो कोई पैलेस्टाइन के बच्चों की मौत पर। हम मौतों के आंकड़ों को स्कोर पॉइंट की तरह देख रहे हैं, जैसे किसकी तरफ कितना विकेट गिरा, और इंसानी जान जाने की खबरों से अपने तर्क गढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है कि हम इतने दूर बैठकर हिंसा को सही ठहराने में लगे हुए हैं। इस तरफ उस तरफ की बहस से बाहर निकलो दोस्त। कर सकते हो तो दुआ करो कि वहाँ शांति हो, न्याय हो, सभी को बराबरी का हक मिले और फिलिस्तीनी अपने घर लौट सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।